देहरादून से बड़ी खबर, पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी रात मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 30 जुलाई तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पर्वतीय इलाकों की बात करें तो बारिश के बाद भूस्खलन से कई सड़कें बंद हो गई हैं। मैदानी जिलों में जल भराव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 30 जुलाई तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो लैंडस्लाइड हुए हैं, कई सड़कें बंद पड़ी हैं, कई नेशनल हाईवेज पर मलबा पड़ा हुआ है। मैदानी जिलों में जल जमाव से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। पहाड़ पर और मैदान पर बारिश अपने साथ किस तरह की मुसीबत लेकर आई है, ये हम आपको बता रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस बीच बारिश का सिलसिला जारी है और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड तो मैदानी इलाकों में जल जमाव की समस्या आ खड़ी हुई है। उत्तराखंड में वैसे तो मौसम कई दिन से बदला हुआ है, मगर मौसम विभाग ने एक बार फिर से 30 जुलाई तक कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। कौन से जिले हैं जिनमें रेड अलर्ट है, आपको नाम बता देते हैं। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और देहरादून में भी कई जगह भारी बारिश की आशंका है। इस कारण प्रदेश में कई सड़कें पहले से ही बंद हैं। ऐसे में बारिश बढ़ी तो परेशानी और बढ़ सकती है। तो पहाड़ पर रेड अलर्ट है। प्रदेश के 4 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अलर्ट है। पूरे प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश जारी रहेगी। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास भारी मलबा आने से मार्ग बंद हो गया। करीब 3 घंटे से यह रास्ता बंद है। अब लोक निर्माण विभाग जेसीबी की मदद से इस मलबे को हटा रहा है। वहीं दूसरी ओर कैंपटी फॉल में जल स्तर बढ़ने से कैंपटी फॉल सुरक्षा की दृष्टि से अब खाली करवा लिया गया है। लगातार बारिश से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा आ गया है, जिसको हटाने का काम पीडब्ल्यूडी कर रहा है जेसीबी की मदद से। कैंपटी फॉल में जल स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते इसे खाली कराना पड़ा है। बागेश्वर की बात करें तो भारी बारिश के बाद सरयू और गोमती उफान पर हैं। बारिश की वजह से दर्जनों गांव में सड़क मार्ग प्रभावित है। ग्रामीण इलाकों में कई जगह मकान टूटने की सूचना है। राजस्व विभाग की टीम नुकसान के आकलन में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर बागेश्वर से, भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात यहां पर है। दर्जनों गांव में सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में कई जगह मकान टूटने की खबर आ रही है। राजस्व विभाग की टीम नुकसान के आकलन में जुटी हुई है कि अब तक कितना नुकसान हो गया है, इसका आकलन किया जा रहा है। सरयू और गोमती नदी उफान पर है। बागेश्वर में बारिश के कारण दर्जनों गांव में सड़क मार्ग प्रभावित हो गया है। ग्रामीण इलाकों में कई जगह मकान टूटने की सूचना आ रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नदियों का जलस्तर किस तरह बढ़ा हुआ है। वेग इतना तेज है ये नदियां अपने साथ धीरे धीरे मिट्टी का कटान ले जा रही हैं, जिसके कारण नुकसान हो रहा है। मलबा, बालू और पानी का तेज बहाव, इसकी जद में आने वाली हर चीज इनके साथ बह जा रही है। वहीं विकासनगर में कालसी चक्राता मोटर मार्ग मलबा आने से बंद हो गया है। जजरेड़ पहाड़ी से मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है। अब इस सड़क को जेसीबी से खोलने का काम शुरू किया गया है। हालांकि बारिश की वजह से सड़क मार्ग खोलने में परेशानी आ रही है। विकासनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह जेसीबी मशीनों की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। रास्ते को साफ करके आवाजाही के लिए दुरुस्त करने की कवायद लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर मलबा आने से सड़कें ब्लॉक हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें पीछे फंसी हुई हैं। कई नेशनल हाईवेज का यही हाल है। और अब खबर जोशीमठ से। एडिट टनल के ठीक ऊपर चट्टान टूटने से होटल और दुकानों पर खतरा मंडरा रहा है। सेलंग में बद्रीनाथ हाईवे तक दरारें पड़ी हुई हैं। सेलंग गांव पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगान जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए सेलंग गांव के ठीक नीचे से एक एडिट टनल का निर्माण किया गया है। इस टनल को टीबीएम मशीन की मदद से तैयार किया गया, लेकिन
अब इस टनल के ऊपर बसे गांवों और कस्बों पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो भारी बारिश से इलाके में खतरा बढ़ गया है। टनल के आसपास का इलाका भी खतरे की जद में है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के कारण यह खतरा बढ़ता जा रहा है। कई दुकानों और मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। ये देखिए किस तरह मलबा, बड़े बड़े पत्थर ऊपर से टूट कर आए हैं, जिनकी जद में अब ये इमारतें आ चुकी हैं। बात मसूरी की करें तो लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास भारी मलबा आने से रास्ता बंद है। 3 घंटे से ये रास्ता बंद है। लोक निर्माण विभाग जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ कैंपटी फॉल में भी जल स्तर बढ़ गया है और सुरक्षा की दृष्टि से अब कैंपटी फॉल को खाली करवा लिया गया है। तस्वीर मसूरी से दिखा रहे हैं कैंपटी फॉल, जिसमें जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि अब ये खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कैंपटी फॉल को अब खाली करा लिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से अब यहां पर आने की किसी को भी इजाजत नहीं है। लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। कैंपटी फॉल में भी जलस्तर बढ़ने से दिक्कत आ रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर कैंपटी फॉल की आपको दिखा रहे हैं कि आज के दिन कैंपटी फॉल में क्या चल रहा है, वो आप तस्वीर से समझिए। जलस्तर काफी बढ़ा हुआ, सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक, इसीलिए सबके यहां जाने पर रोक लगा दी गई है। इस पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। सुनील सोनकर फोन लाइन पर जुड़ गए मसूरी से। सुनील, बताइएगा एहतियात की दृष्टि से और किस चीजों पर पाबंदी लगाई गई है मसूरी के अंदर? जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी देहरादून मार्ग यहाँ पर मैगी पॉइंट के पास भारी मलबा आने से मार्ग बंद है। पिछले 3 घंटों से ये मार्ग बंद है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग को जेसीबी के माध्यम से जो मलबा आ रखा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, परंतु भारी मात्रा में मलबा यहाँ पर है। वहीं दूसरी ओर अगर कैंपटी फॉल की बात करी जाए तो जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसके साथ पत्थर और मलबा भी आ रहा है। इसको सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा कैंपटी फॉल को खाली करा लिया गया और किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल अगर मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर के पास भी एक लैंडस्लाइड जोन बना हुआ है, वहां पर जेसीबी तैनात है और जैसे ही लैंडस्लाइड हो रहा है उस मलबे को हटाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो, परंतु लगातार बारिश से यहाँ पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश लगातार वहां पर हो रही है। कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है। इसके अलावा रास्तों की बात करें तो क्या यहां भी फंसी हुई गाड़ियों की कतारें नजर आती हैं? क्या यहां भी कुछ रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हुए हैं, जिससे सैलानियों को दिक्कतें हैं? सुनील, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो अपडेट उन्होंने दिया उसके मुताबिक कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है। बागेश्वर, विकासनगर और जोशीमठ 3 तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ी इलाकों में किस तरह का हाल है? भूस्खलन के कारण जगह जगह रास्ते बंद हैं। आए दिन लैंडस्लाइड वहां पर हो रहा है। मौसम विभाग ने अब भी भारी बारिश का अनुमान लगाया है पहाड़ी इलाकों के लिए। नदियों का बहाव बहुत तेज है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं सभी नदियां और इनके आसपास के इलाके को खाली कराया गया है। एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त अलर्ट पर हैं। एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से चौकस हैं। पूरे प्रदेश में 30 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है और उससे पहले एहतियात के तौर पर प्रशासन अपने इंतजाम दुरुस्त करने में जुटा है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, पंकज राणा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। पंकज, पहाड़ हो या मैदान, भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। पहले से ही दिक्कतें हैं, पहाड़ों में लैंडस्लाइड और मैदानों में पानी भरना और सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। तो आखिर प्रशासन के इंतजाम यहां पर कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, आज तक पहले से ही व्यवस्था नहीं बनाई गई, इसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। और जिस तरह से लगातार तो खबरें मिल रही हैं कि पहाड़ों पे जो यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ है और देहरादून के मसूरी और देहरादून मार्ग पर मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है, रोड पूरी तरह से ब्लॉक हुई है। हालांकि डब्ल्यूडी के अधिकारी खोलने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी बद्रीनाथ हाईवे और अलग अलग स्थानों से इस तरह की खबरें आई हैं जहां पर भारी मलबा आने से यातायात बाधित हो चुका है। इसके साथ ही अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, उससे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहां पर भी जलभराव की स्थिति से दिक्कतें शुरू हो गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि
मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट आज पहले ही जारी किया था, लेकिन व्यवस्थाओं की जहां तक हम बात करें तो व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कर्मचारी भी कम है और ऐसे में जितने भी अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर पॉइंट चिन्हित किए जाते हैं वहां पर व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं की गई थी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली व्यवस्था नहीं है, पहले भी किसी भी साल की हम बात करें तो बरसात के सीजन में लोगों को इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता ही है। मैदानी जिलों में कई खबरें आई हैं कि नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जगह जलभराव की स्थिति हुई और किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 30 जुलाई तक, तो इस तरह का बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। देहरादून में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पे सही खबरें मिली है कि कई जगह जलभराव की स्थिति आ रही है। तो आस्था इन तमाम चीजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन विभाग मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद अलर्ट जरूर रहता है, लेकिन कर्मचारी अधिकारी जो लगातार जिले हैं वो अलर्ट मोड पर नहीं होते हैं, जिस तरह से इस तरह की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पंकज, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। ऋषिकेश चीला मार्ग पर पड़ने वाली बरसाती नदी उफान पर है। नदी में पानी आने से आसपास के करीब 80 गांवों का संपर्क टूट चुका है। देर रात से पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण एक ट्रक नदी को पार करते हुए बीच जलधारा में फंस गया। चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन वाहन को पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका। तो ये तस्वीरें हैं तेज बहाव के कारण किस तरह के हादसे हो रहे हैं। एक गाड़ी पूरी तरह से फंस चुकी है और किस तरह चालक अपनी जान बचाने के लिए उसमें से कूद करके बाहर आ रहा है। आसपास भी लोग इकट्ठा हैं। सही सलामत ये चालक गाड़ी से निकल के सही वक्त पर बाहर आ गया, जिससे इसकी जान बच गई, लेकिन इस तरह के हादसे आए दिन हो रहे हैं। तेज बहाव को पार करने के चक्कर में ये गाड़ियां उसमें बह जाती हैं, कहीं कहीं चालक की जान पर बनाती है और यहां पर ड्राइवर सुरक्षित इससे बाहर निकल आया है। आपको बता दें कि ये रास्ते जिससे आवाजाही आमतौर पर लोग करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इस तरह पानी आ जाने के कारण भी जोखिम लेकर उसे पार करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये गाड़ियां बह जाती हैं। प्रमोद नौटियाल से इस पर अपडेट लेते हैं। प्रमोद, बताइएगा, आए दिन इस तरह गाड़ियां जो है वो बह रही हैं पानी में, क्या कारण है इसका? क्या लोग जानबूझकर पानी के बहाव से गाड़ियां पार करने की कोशिश करते हैं या फिर ये हादसे की तस्वीरें हैं? ये देखिए, ये जो चीला और हरिद्वार के बीच में ये नदी पड़ती है, बीन नदी है, ये बरसाती नदी है। इसमें बरसात में पानी आता है, तो इसमें जब पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है तो ये इसमें जलस्तर काफी बढ़ गया है। तो जो हरिद्वार से लोग आते हैं वहां पर बीन नदी के पास, तो वो वहां पर पार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वापसी का रास्ता उन्हें काफी लंबा पड़ जाता है। तो इसके लिए प्रशासन को ये चाहिए था कि वहां पर या तो पुलिस की एक पिकेट लगनी चाहिए या फिर चीला और इधर कुनाऊ की तरफ वहां पार क्षेत्र में जाने से लोगों को रोका जाए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोगों को रोका जाए। तो इसलिए लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और जब नदी तक पहुंच जाते हैं तो वो ये अनुमान लगाते हैं कि पानी का जलस्तर इतना ज्यादा नहीं है, वो पार कर लेंगे। तो आज इसमें देखिए, छोटे वाहन तो छोड़िए, इसमें एक ट्रक बह गया और ट्रक बीच नदी में फंस गया। तो ट्रक जब पलटने लगा तो चालक ने छत पर चढ़कर उसका किसी तरह से जान बचाई। ग्रामीण तो मदद करते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचता। और वहां पर ये थाना लक्ष्मण झूला के अंतर्गत आता है। लक्ष्मण झूला जो पुलिस थाना है, वहां से कोई सिपाही वहां पर खड़ा नहीं होता कि लोगों को रोका जा सके कि इधर जलस्तर काफी बढ़ गया है। तो ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रात में भी यहाँ पर आवाजाही हो रही है, रात में लोग आवाजाही कर रहे हैं, उन्हें रोकने की कोई व्यवस्था नहीं। रात में अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो वो कैसे रुकेगा और कितने हादसे हो रहे हैं, इसका भी डाटा सरकार के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो बहरहाल ये पुलिस प्रशासन और राजाजी पार्क प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिस कारण नदी में फंसी एक गाड़ी, चीला मार्ग नदी उफान पर है, चीला मार्ग पर, और आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लोगों को दिक्कतें होती रहती हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका प्रमोद। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, तेज बहाव में किस तरह एक गाड़ी फंस गई, चीला मार्ग पर नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आए दिन यहां इस तरह हादसे की तस्वीरें सामने आती रही हैं। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश जिन्होंने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है, इनका वेग इतना तीव्र हो चुका है कि चपेट में जो भी आता है साथ बहा ले जाती हैं। बारिश की वजह से उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो रहा है। नेशनल हाईवे 108 रतूड़ी सेरा के पास बाधित है।
दरअसल रतूड़ी सेरा के पास नेशनल हाईवे पर खतरनाक लैंडस्लाइड जोन बन गया है, जिससे आए दिन मलबा गिरता है। भूस्खलन में रतूड़ी सेरा गांव को भी खतरा पैदा हो गया। एक तरफ भूस्खलन की स्थिति बनी तो दूसरी तरफ उसी जगह से नदी का भी कटान शुरू हो गया है। ऐसे में लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा देखा गया पिछले कुछ महीने से कि काफ़ी स्लाइड वहाँ पर हो रही है और सुरक्षा कार्य हम लोगों ने उनको और अति तेज़ गति से करने को बता रखा है। उसी एरिया में कई जगह हमारी जो रोड है उसका भी धंसाव देखा गया है, मनीरी से आगे की तरफ। वहाँ पर भी सुरक्षा के कार्य गतिमान है। जो हमारा ओपन गैलरी वाला काम है NHIDCL का, वो भी रतूड़ी से पहले पड़ता है। वहाँ पर भी कार्य में थोड़ी गति आई है इस बीच। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पूरा स्ट्रेच ठीक हो जाए। उधर चमोली में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर रैणी गांव के पास दरार पड़ गई और आशंका इस बात की कि अगर ये दरारें और बढ़ी तो सड़क पूरी तरह से धंस सकती है। हाईवे पर इतनी बड़ी दरार पड़ने से लोगों में दहशत है। लोग यहां से आवाजाही करते हुए डर रहे हैं। हालांकि BRO टीम ने हाईवे पर पड़ी इस दरार की मरम्मत शुरू कर दी, मगर परेशानी इस बात की भी है कि अगर बारिश ज्यादा हुई तो इस मरम्मत पर भी पार पाना मुश्किल होगा। BRO ने रोड की मरम्मत शुरू कर दी है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से गहरे गड्ढे और ये बड़ी दरारें पड़ गई हैं रास्तों में। रैणी गांव के पास हाईवे में कितनी बड़ी दरार आई है वो आप तस्वीरों में देखिए। उधर महाराष्ट्र में मुंबई में उत्तराखंड STF ने दबिश दी है। साइबर ठगी मामले में मुंबई से पकड़ा गिरोह का सरगना उत्तराखंड STF ने सरगना नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। आरोपी रुबेन दुआजई से 15 मोबाइल, काफी सामान बरामद किया गया। मामले में एक आरोपी की गुजरात से गिरफ्तारी हो चुकी है। STF ने आरोपी रुबेन दुआजई से 15 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। मामले में एक आरोपी को पहले गुजरात से गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी विदेशी बनकर पहले करते थे दोस्ती, बातों के जाल में फंसाकर भारत से सामान खरीदकर विदेशी कंपनियों को बेचने का झांसा देकर धोखाधड़ी करते थे। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने अपना पदभार संभाल लिया है। देहरादून में कांग्रेस भवन में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गणेश गोंदियाल का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस हाईकमान ने कुछ रोज पहले ही गणेश गोंदियाल की प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी उनके साथ बनाए गए हैं। गणेश गोंदियाल को प्रीतम सिंह की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। शपथ के बाद आज गणेश गोंदियाल कई बैठक करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद गणेश गोंदियाल के सामने पार्टी को एकजुट करते हुए आगे चलाने की चुनौती भी दी थी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद किस तरह से 2022 चुनाव में वापसी को लेकर तैयारी करेंगे, इस पर सभी की निगाहें। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रवि कैंथुरा देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, गणेश गोंदियाल अपना पदभार संभाल चुके हैं, अब किस तरह की चुनौतियां उनके सामने हैं? चुनाव करीब है। बिल्कुल आस्था, देखिए क्योंकि अब चुनाव करीब है और ऐसे में कांग्रेस ने तमाम जिम्मेदारियां बांट दी हैं और एक युवा चेहरा कांग्रेस ने भी अपने अध्यक्ष पद पर इस बार जो है गणेश गोंदियाल को जगह दी है। और ऐसे में गणेश गोंदियाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की आपसी जो गुटबाजी है, आपसी जो अलग अलग खेमों में कांग्रेस बटी हुई नजर आती है, वो एकजुट करना। और गणेश गोंदियाल ने यह कहा भी है कि वो एकजुटता के साथ सभी को लेकर आगे बढ़ेंगे। संगठन और जितने भी पदाधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सब लोगों को साथ आगे बढ़कर चलना होगा। इस बार की अगर हम बात करें तो 4 कार्यकारी सदस्य अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। उन सभी को जो है प्रदेश अध्यक्ष का साथ देना है और प्रदेश अध्यक्ष को उनके साथ समन्वय बनाकर आगे चलना है, तभी 2022 की जो चुनाव है उस पर वापसी हो पाएगी। क्योंकि 2017 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई थी। पूरी तरीके से एक तरफा वोट जो है बीजेपी को मिले थे, प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई है। ऐसे में 2022 में किस तरीके की वापसी होगी, इसी को लेकर ये पूरा अब जो घटनाक्रम है, पूरा मंथन है, वो कांग्रेस के बीच चल रहा है। आज कई बैठकें गणेश गोंदियाल करेंगे, कल देर शाम उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और ऐसे में आज जो तमाम बैठकें हैं और सभी लोगों को एक साथ चलकर आगे लेकर जाना, 2022 में चुनाव को फतेह करने की एक बड़ी जिम्मेदारी गणेश गोंदियाल के कंधों पर होगी। ऐसे में गणेश गोंदियाल क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है और इसको देखते हुए तमाम समीकरणों को साधते हुए इस बार कांग्रेस ने अपनी तमाम सूचियां जारी की हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। और चुनाव की अगर पूरी जिम्मेदारी की बात करें तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दी गई है। ऐसे में हरीश रावत भी इस बार जो है तमाम लोगों को चुनाव लड़ाने की कोशिश करेंगे। उन चेहरों को इस बार टिकट दिया जाएगा जो वापसी कर सकते हैं और
बीजेपी के विधायकों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो पूरी तरीके से 2022 के चुनाव से ठीक पहले दोनों ही पार्टियां, अगर हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, पूरी तरीके से अब चुनावी मोड में आ चुकी हैं और ऐसे में पूरी तैयारियां हैं किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, उनकी तैयारियां पहले से रहती हैं। इस वजह से इस बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती होगी, लेकिन गणेश गोदियाल को तमाम पार्टियों को एक समन्वय बनाकर आगे चलना है और तमाम नेताओं को साथ लेकर आगे चलना है। जो आपसी खेमेबाजी है, जो आंतरिक गुटबाजी है, उससे भी पार पाना है और विधानसभा चुनाव में भी अगले साल जाना है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।